नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र। ठीक है, तो उद्गम की दृष्टि से भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक को हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा है वो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। दो भागों में बांटा गया है। इसमें हिमालयी अफवाह तंत्र के अंदर सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आती है। और प्रायद्वीपीय अपातंत्र के अंदर कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती नदी है, कावेरी है, नर्मदा है, महानदी है, इत्यादि नदियां आती है। वो किसके अंतर्गत आती है? प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आती है। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर कि देखिए भारत का अपवाद तंत्र उद्गम की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाद तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय अपतंत्र को दो भागों के अंदर बांटा गया है। ओके, अब देखिएगा, अब हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर कि इन्हें दो भाग है कौन कौन से। एक तो हिमालयी अपवातंत्र है, दूसरा है वो है प्रायद्वीपीय अपवातंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हिमालयी अपवातंत्र जो है, इस हिमालयी अपवातंत्र के अंतर्गत तीन नदियां आती है। कौन कौन सी? एक तो आती है सिंधु नदी, दूसरी गंगा नदी, तीसरी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु नदी, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ये तो आती है हिमालयी अपवाद तंत्र के अंतर्गत। अब देखिए प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के अंदर कृष्णा नदी आती है, गोदावरी नदी आती है, सवर्ण रेखा नदी आती है, कावेरी नदी आती है, नर्मदा नदी आती है, ताप्ती नदी आती है और महानदी। ये जो मुख्य नदियां हैं वो आती है प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के अंदर। अब देखिए, ये तीनों तो याद रह जाएगी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो आती है हिमालयी अपवाद तंत्र के अंतर्गत। लेकिन हमें याद रखना है कि प्रायद्वीपीय जो अपवाद तंत्र है इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक लिखी है, उस ट्रिक से देखिएगा, हम याद करने का प्रयास करेंगे। ट्रिक क्या है कि महान कृष्ण गोद लेते हैं नर्मदा व ताप्ती को। किसको गोद लेते हैं? महान कृष्ण भगवान जी गोद लेते हैं किसको? नर्मदा और ताप्ती नदी को। तो इस ट्रिक से मैं आपको देखिएगा, महान से आपको क्या रखना है? महान से आपको रखना है महानदी ध्यान में। कृष्ण भगवान से क्या ध्यान रखना है? आपको रखना है कृष्णा नदी। गोद लेते हैं, गोद लेते से क्या रखना है? गोदावरी नदी। अब देखिए नर्मदा, नर्मदा से नर्मदा नदी ध्यान रखना है और ताप्ती से आपको ताप्ती नदी ध्यान रखना है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हैं जिनको हमने ट्रिक से आपको याद करवाने का प्रयास किया है कि महान कृष्ण गोद लेते हैं ताप्ती और नर्मदा को, या नर्मदा या ताप्ती को। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालय जो अपवा तंत्र है। इस हिमालय अपवा तंत्र के अंतर्गत जो नदी है गंगा नदी, इस गंगा नदी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, इसकी उत्तराखंड में कितनी लंबाई है, उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है, बिहार में और पश्चिमी बंगाल में कितनी लंबाई है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गंगा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? केदारनाथ उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर जो है वहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? वो है 2525 किलोमीटर। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि किन किस राज्यों के अंदर ये बहती है या प्रवाहित होती है। तो उत्तराखंड के अंदर इसकी लंबाई है वो 110 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। बिहार के अंदर इसकी जो लंबाई है वो है 445 किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल के अंदर जो इसकी लंबाई है वो है 520 किलोमीटर। तो ये कुछ लंबाइयां हैं जो राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले देखिए गंगा नदी का जो अपवा तंत्र है, उससे पहले हम पढ़ते हैं उद्गम। इसका उद्गम है वो देखिएगा केदारनाथ, केदारनाथ से इसका उद्गम होता है, जो पड़ता कहाँ है? यूके यानी उत्तराखंड के अंदर ये पड़ता है। उत्तराखंड के केदारनाथ से उद्गम होता है किसका? गंगा नदी का। अब गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? तो वो है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525, यानी 25-25 किलोमीटर जो लंबाई है वो किसकी है? गंगा नदी की। अब देखते हैं कि कुल इसकी जो लंबाई वो डिवाइड हो रखी है वो कौन कौन से राज्यों के अंदर कितनी कितनी हो रखी है। तो सबसे पहले जहां से निकलती है ये गंगा नदी उत्तराखंड के केदारनाथ से, वहां पर इसकी लंबाई है वो केवल क्या है? 110 किलोमीटर है। उसके बाद
उत्तर प्रदेश को पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, जहां पर इसकी सर्वाधिक लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर। उसके बाद बिहार में जो इसकी लंबाई है, प्रभावित क्षेत्र है वो है 445 किलोमीटर। उसके बाद आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक बहती है ये 520 किलोमीटर में, यानी उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जो बहती है वो पश्चिमी बंगाल में बहती है 520 किलोमीटर के अंदर। अब देखिए आगे, गंगा नदी में बाएं से गिरने वाली नदियां। जो गंगा नदी है दोस्तों, इसमें बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां गिरती है? बाईं तरफ से जो नदियां गिरती है उन नदियों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी गिरती है। रामगंगा नदी है वो गंगा में बाईं ओर से मिलती है। गोमती नदी है वो भी गंगा में बाईं ओर से मिलती है। घाघरा नदी है वो भी गंगा में बाईं ओर से मिलती है। गंडक नदी भी बाईं ओर से मिलती है। शारदा नदी भी बाईं ओर से मिलती है। कोसी नदी भी बाईं ओर से मिलती है। महानंदा नदी भी बाईं ओर से मिलती है। ये प्रमुख जो नदियां हैं जो गंगा नदी में बाईं ओर से आकर मिलती है, कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, शारदा, कोसी, महानंदा नंदा आदि नदियां। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जो मुद्दे की बात है नदियों को याद करने की, वो यही है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो याद कैसे रखेंगे उसके लिए हमने एक ट्रिक लिखी है यहाँ पर। देखिए, राम, गोमती और शारदा का घाघरा गंडक ने कोसा। क्या है? राम का, गोमती का और शारदा का जो घाघरा है वो किसने कोस लिया? गंडक ने, यानी कुतड़े ने कोस लिया। ठीक है, तो देखिएगा, राम से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस राम से हमें क्या ध्यान रखना है? इस राम से हमें ध्यान रखना है राम गंगा। ठीक है, इस गोमती से क्या ध्यान रखना है? हमें गोमती ध्यान रखना है। शारदा से हमें क्या ध्यान रखना है? शारदा नदी ध्यान रखना है। घाघरा से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? घाघरा नदी ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, गंडक। गंडक से क्या ध्यान रखना है? गंडक नदी। और कोसा से क्या ध्यान रखना है? कोसी नदी। कोसा से क्या ध्यान रखना है? कोसी नदी। तो राम, गोमती और शारदा का घाघरा गंडक ने कोसा। राम, गोमती और शारदा का घाघरा गंडक ने कोसा। इस सभी से, इस ट्रिक से हम सभी जो बाईं ओर से गिरने वाली नदियां हैं गंगा के अंदर, उन सभी को हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। अब पढ़ते हैं जो इसमें बाईं दाईं ओर से गिरने वाली प्रमुख जो नदियां हैं। देखिएगा, दाईं ओर से जो गिरने वाली इनकी जो नदियां हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं अभी। देखिए, तो देखिए ट्रिक लिखा है कि मुन्ना टोस खाके पुनः सो जा। मुन्ना मुन्ना टोस खाके खाके पुनः सो जा। मुन्ना टोस खाके पुनः सो जा। याद हो जाएगी कि दाईं ओर से गिरने वाली जो नदियां हैं उनकी क्या ट्रिक है कि मुन्ना टोस खा ले और पुनः सो जा। तो देखिएगा, मुन्ना से क्या ध्यान रखना है? मुन्ना से हमें रखना है यमुना नदी। जो यमुना नदी गंगा नदी में दाईं ओर से आकर गिरती है। टोस से आपको ध्यान रखना है टोस नदी, ये भी इसमें दाईं ओर से गिरती है। पुनः से क्या रखना है? पुनपुन नदी, जो भी इसमें दाईं ओर से गिरती है। सोजा से आपको ध्यान रखना है सोन नदी, जो इसमें दाईं ओर से आकर गिरती है। तो कौन कौन सी नदियां होगी इसमें? हमें ध्यान क्या रखना है कि मुन्ना से यमुना ध्यान रखना है। मुन्ना टोस से टोस, खाकी पुनः से पुनपुन नदी, सोजा से सोन नदी। तो ये जो नदियां हैं ये टोटल कहाँ से गिरती है? दाईं तरफ से आकर गिरती है गंगा के अंदर। और बाईं ओर से आकर जो गिरती है वो कौन सी है? राम, गोमती और शारदा का घाघरा गंडक ने कोसा। इस ट्रिक से आप याद कर लोगे बाईं ओर से गिरने वाली प्रमुख नदियां। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा, अब देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं किसके विषय में और क्या चर्चा करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रमुख प्रयाग स्थल। जो प्रमुख प्रयाग स्थल है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले ही यहाँ पर क्या लिख दी है? एक ट्रिक लिख दी है, और इस ट्रिक से हम क्या करेंगे? टोटली जो प्रमुख प्रयाग स्थल है उन प्रयाग स्थलों को हम इस ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है कि देव रुक नंद आ रहे हैं। नंद मतलब कृष्ण भगवान है, वो आ रहे हैं। कि देव रुको नंद आ रहे हैं, मतलब कृष्ण भगवान आ रहे हैं। तो देव से देखना, देव से हमें क्या ध्यान रखना है? देव प्रयाग। देव से क्या ध्यान रखना है? देव प्रयाग आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इस वै से क्या रखना है? वै से आपको ध्यान रखना है विष्णु प्रयाग। क्या रखना है? विष्णु प्रयाग। और रू और इस कै से क्या रखना है? रुक से, रू से
रुद्रप्रयाग, रू से रुद्रप्रयाग, और कैसे कर्णप्रयाग, कैसे कर्णप्रयाग, और नंद से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, नंद प्रयाग। तो ये 5 प्रमुख क्या है, प्रमुख प्रयाग स्थल है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, देव, रुक, नंद आ रहे हैं। दे से आपको रखना है देव प्रयाग, और वैसे आपको ध्यान रखना है विष्णु प्रयाग, रू से आपको रखना है रुद्र प्रयाग, कैसे आपको रखना है कर्ण प्रयाग, नंद से आपको रखना है नंद प्रयाग। अब देखिए, हमने 5 जो प्रयाग स्थल है वो तो हमने याद कर लिए, लेकिन ये कौन कौन सी नदियों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, ये हमें जानना है अभी यहाँ पर। तो देखिए, देवप्रयाग जो है वो अलकंदा नदी, कौन सी नदी, अलकंदा नदी और भागीरथी के संगम पर स्थित है। कौन सा, देवप्रयाग। तो यहाँ पर एक चीज देखेगा, अलकंदा है वो सभी में कॉमन आएगा, ये तो आप ध्यान में ही रखना। क्या रखना, ये बात तो आप ध्यान में ही रखना कि सभी में क्या आएगा, अलकंदा जो है वो कॉमन है सभी में, है कि नहीं। देखिएगा, सभी पांचों में अलकंदा है वो कॉमन है। तो आपको याद रखनी है सिर्फ एक नदी कि कौन कौन सी नदी किसके साथ मिलान खाती है। तो देखिएगा, अलकंदा के देवप्रयाग के अंदर अलकंदा के साथ जो मिलती है वो भागीरथी नदी मिलती है। कौन सी, भागीरथी। तो देव है वो क्या है, भाग्यवान है। देव क्या है, भाग्यवान है। तो भाग्यवान से आपको क्या ध्यान रखना है, भागीरथी ध्यान रखना है। ठीक है, या आप एक बार ये भी ध्यान रख सकते हो कि देव है वो भाग गए, देव है वो क्या हो गए, भाग गए। तो भाग से आप क्या रख सकते हैं, भागीरथी। बुरा मत मानना, देव को मैंने भगाने की जो बात की सिर्फ याद करवाने के लिए की है। तो यहाँ पर देव भाग गए से अर्थ होता है भागीरथी। तो अलकंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाते हैं, देव प्रयाग, देव प्रयाग। अब देखिए विष्णु प्रयाग को पढ़ते हैं। विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु भगवान कैसे हैं, धोले कलर के। तो अलकंदा तो कॉमन है सभी में, तो विष्णु भगवान कैसे रंग के हैं, धोले रंग के। तो आपको क्या रखना है, धोली गंगा ध्यान में रखना है। विष्णु भगवान किस रंग के हैं, धोले रंग के हैं। तो आपको क्या रखना है, अलकंदा के साथ धोली गंगा याद रखना है। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग याद हो गया। अब देखिए रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष को क्या रखना है, रुद्राक्ष को आपको देखना है कि रुद्राक्ष जो है वो हमें बहुत ही डिम दिखाई दे रहा है, बहुत ही मंदी रोशनी के अंदर दिखाई देता है। याद रखना है, किसी भी प्रकार रखो, याद करने से मतलब है हमें। तो जो रुद्र है वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मंद है वो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मंद गति से दिखाई दे रहा है। तो रुद्र को आप ध्यान रखना, मंदाकिनी, मंदा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मंदा धीमा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मंदाकिनी हो जाएगा रुद्र प्रयाग से। अब देखिए कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग को आप कैसे याद रखोगे, कर्ण प्रयाग को रखेंगे पिंडार गंगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कहाँ रहते हैं, कर्ण कहाँ रहता है, पिंड में। जैसे पिंड किसको बोलते हैं, गांव को, गांव को पिंड कौन बोलते हैं, सरदार लोग बोलते हैं। तो कर्ण नाम का जो व्यक्ति है वो किस में रहता है, पिंड में रहता है, गांव में रहता है। तो यहाँ पर याद रखना आपको पिंडार गंगा। तो ठीक है, कर्ण कहाँ रहता है, पिंड में रहता है, पिंड से मतलब पिंडार गंगा। तो कर्ण प्रयाग कहाँ है, अलकंदा और पिंडार गंगा। आगे देखिए नंद प्रयाग, नंद प्रयाग से आपको क्या देखना है, नंद अपने भगवान है, कृष्ण भगवान है। नंद से आपको नंदा ध्यान रखना है, नंद से क्या रखना है, नंदा। तो नंदा से आपको बनाना है नंदाकिनी। तो अलकंदा और नंदकिनी के स्थल पर स्थित है नंद प्रयाग। तो ये टोटली 5 प्रयाग जो मैं आशा करता हूँ इस चीज से आपको बेहतरीन तरीके से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं हम इस अगली स्लाइड को पढ़ते हैं। देखिएगा, गंगा की प्रमुख सहायक नदियों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिएगा, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं गंगा की सहायक नदी जो है यमुना नदी। एक तो सबसे पहले ये मुझे बताइएगा कि जो यमुना नदी है वो गंगा में किस तरफ से गिरती है, दाएं तरफ से आकर गिरती है या बाएं तरफ से आकर गिरती है। मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताया था दाएं और बाएं नदियों का। तो बाएं नदी का जो ट्रिक या दाएं नदी का जो ट्रिक है उसमें से यमुना नदी कौन से में आती है, तो ये आती है दाएं तरफ से, है ना। मुन्ना टॉस खाकर पुनः सो जा। तो देखो मुन्ना से मैंने क्या बताया था, यमुना। तो यमुना नदी कहाँ से किस ओर से गिरती है, दाईं ओर से गिरती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों, यमुनोत्री से होता है। और यमुनोत्री है कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर। तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, यमुनोत्री से होता है। और यमुनोत्री जो है वो है कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा हम पढ़ते हैं यमुना नदी को। यहाँ पर यमुना नदी की कुल जो लंबाई है वो कितनी है, यमुना नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है, 1376 किलोमीटर। कितनी है,
1376 किलोमीटर लंबाई है किस नदी की? यमुना नदी की। तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। अब यमुना नदी के जो किनारे पर बसे हुए जो शहर हैं वो कौन कौन से हैं? यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, दिल्ली और आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। दिल्ली और आगरा जो शहर है, आगरा और दिल्ली जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे पर। और यमुना नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। अब देखिए आगे, प्रयाग में गंगा में मिलती है। यमुना नदी है वो प्रयाग में कहां पर मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी प्रयागराज में किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए, दाई ओर से दाईं ओर से गिरने वाली नदियां, कि यमुना के अंदर जो दाईं ओर से गिरने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो देखिएगा, बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी, बेतवा नदी, गंभीरी नदी, केन नदी और चंबल नदी, ये प्रमुख नदियां हैं जो यमुना में दाईं ओर से आकर गिरती है। कौन कौन सी नदियां? बाणगंगा, बेतवा, गंभीरी, केन और चंबल। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखा है आपके लिए कि जो दाईं ओर से गिरने वाली, यमुना में दाईं ओर से गिरने वाली नदियों की ट्रिक है कि गंभीर ने बाण है के चंबल पर बेत रखे। कि गंभीर, गंभीर मतलब भारतीय टीम के वर्तमान कोच और पूर्व भारतीय वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य गौतम गंभीर, गंभीर ने बाण है कि चंबल पर बेंत रखे, यानी चंबल नदी पर बेंत रखे। ऐसी गंभीर को बाण पड़ रही है, तो बाण पड़ रही है तो देखिए, गंभीर से आपको क्या रखना है? गंभीरी नदी ध्यान रखना है। गंभीर से क्या रखना है? गंभीरी ध्यान, गंभीरी नदी ध्यान रखना है। बाण से क्या ध्यान रखना है? बाण से आपको ध्यान रखना है बाण गंगा नदी। बाण से क्या रखना है? बाण गंगा नदी। आगे देखिए, के से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? के से आपको केन नदी ध्यान रखना है। केन से क्या रखना है? केन नदी ध्यान रखना है। अब चंबल से चंबल नदी और बेंत से क्या रखना है? बेंतवा नदी ध्यान रखना है। तो गंभीर ने बाण है कि चंबल पर बेंत रखे। इस ट्रिक से हम याद करेंगे टोटली जो दाईं ओर से गिरने वाली यमुना में नदियां हैं। अब पढ़ते हैं बाईं ओर से गिरने वाली नदियों को। तो देखिएगा, बाईं ओर से जो गिरती है नदियां यमुना में वो कौन कौन सी है? एक तो वरुणा है, दूसरी रिहंद है, तीसरी हिंडन है और चौथी टोस है। तो टोस को क्या करो? हिडन करो। वरुण, टोस को हिडन करो और रहने दो। टोस को हिडन करो, वरुण टोस को हिडन करो और रहने दो। तो वरुण से वरुणा हो जाएगा, टोस से टोस, हिडन से हिडन, रहने दो से रिहंद हो जाएगा। ये टोटली नदी हो गई दाईं और बाईं ओर से गिरने वाली यमुना के अंदर। अब पढ़ते हैं आगे, जो नदी है दूसरी इसकी सहायक नदी है वो है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। तो देखिएगा, डिस्कशन करते हैं कोसी नदी के ऊपर। कोसी जो नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? किस कहाँ से होता है? अरुणा अवरेस्ट से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। कोसी जो नदी है, इस कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? अरुणा अवरेस्ट से कोसी नदी का है वो उद्गम होता है। किससे? अरुणा अवरेस्ट से। ठीक है, अब देखिएगा, डिस्कशन करते हैं हम कोसी नदी के ऊपर। कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी जो नदी है इसकी कुल लंबाई जो है दोस्तों वो कितनी है? कोसी नदी की कुल लंबाई है वो है 729 किलोमीटर। कितनी है? 729 किलोमीटर कोसी नदी की कुल लंबाई है। तो आपसे पूछे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। तो गंगा नदी की अगर पूछे आपको कि सर्वाधिक जो लंबाई है गंगा नदी की वो कहाँ पर है, तो वो आप मुझे बताइए। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। अगर उसके बाद अगर आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में, जो 520 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो अब बात करते हैं कोसी नदी पर। तो कोसी नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है? 729 किलोमीटर। और ये निकलती कहाँ से? अरुणा अवरेस्ट से निकलती है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अब कोसी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो कोसी नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनमें से तीन देखिएगा कौन कौन सी है। एक तो है सुन कोसी। कौन सी है? सुन कोसी। कोसी तू सुन, तू मुन, तुमुन कोसी। और एक है सप्त कोसी। कौन सी है? सप्त, सुन सप्त तुम, सप्त तुम सुन, सप्त तुम सुन। तो इससे याद कर लेना, सप्त से सप्त कोसी, तुम से
तुमुन कोसी और सुन से सुन कोसी, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी, कोसी नदी की। ओके, आगे देखिएगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से कुछ महत्वपूर्ण नदियां और हैं, उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं घाघरा नदी को। तो घाघरा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वो मापाचाऊ हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? घाघरा नदी का उद्गम हुआ है वो मापाचाऊ हिमनद से होता है। तो घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? मापाचाऊ हिमनद से घाघरा नदी का उद्गम होता है। और घाघरा नदी है वो गंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। अब बताइए घाघरा नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की लंबाई है। और घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वो मापाचाऊ हिमनद से इसका उद्गम होता है। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। जो घाघरा नदी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर कहां पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतनी सी बात है घाघरा नदी की। ठीक, अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं शारदा नदी। शारदा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? शारदा नदी जो है इसका उद्गम जो होता है वो मिलान हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? मिलान हिमनद से उद्गम होता है शारदा। शारदा का मिलान होता है, मिलान से रखना, मिलान हिमनद से। शारदा का क्या होता है? मिलान होता है किससे? हिमनद से। तो शारदा का मिलान है वो मिलान हिमनद से इसका उद्गम होता है। अब देखिएगा मिलान हिमनद है वो है कहां पर दोस्तों? नेपाल के अंतर्गत है। और नेपाल में क्या है? इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो मिलान मिलान जो है, मिलान घाघरा नदी पर स्थित है। ओके, आगे देखिएगा बेतवा नदी पढ़ते हैं। बेतवा नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो कहां से होता है? रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। रायसेन की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से क्या होता है? बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो उद्गम बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? रायसेन की पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है बेतवा नदी का। और बेतवा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? बेतवा नदी की कुल लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। तो बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है वो बेतवा नदी की कुल लंबाई है। अब देखिए माता टीला परियोजना जो है, माता टीला परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी पर है? बेतवा नदी के ऊपर है। तो बेतवा नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो माता टीला परियोजना है बेतवा नदी के ऊपर, और ये है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अब हम पढ़ते हैं सोन नदी को। कौन सी नदी को? सोन नदी को। सोन नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और अमरकंटक है कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो सोन नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। और अमरकंटक जो है, अमरकंटक की जो पहाड़ियां है वो है कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और इस सोन नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? वो है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। तो सोन नदी जो है इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियां उत्तर प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश से। सोन नदी जो है इसकी कुल लंबाई है वो है 784 किलोमीटर। अब पढ़ते हैं इसे, इसमें रेत की पीले रंग के कारण इसका नाम है वो सोन नदी रखा गया। सोन नाम इसका क्यों रखा गया? रेत के जो कण है उनका रंग कैसा होता है? पीला होता है। यानी रेत के कणों का रंग पीला होने की वजह से ही इसका नाम क्या रखा गया था? सोन रखा गया था। क्योंकि पीले होते हैं, जैसे ही इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? सोन नदी रखा गया था दोस्तों। तो ये है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को देखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे पहले मुझे बताइएगा इसका उद्गम कहां से होता है? चोमा युग्मा हिमनद से क्या होता है? सॉरी हिमानी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है चोमा युग्मा हिमानी से उद्गम होता है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। तो चोमा युग्मा हिमनद से उद्गम होता है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इस पर एक नदी है सांगपो। सांगपो है, ये कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। सांगपो नदी जो है वो कहां पर स्थित है? तिब्बत में। और इनकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो बताइए कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन सी? रांगो और सांगपो। कौन सी है? रांगो और सांगपो जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और आपसे पूछे कि सांगपो है वो कहां पर स्थित है, तो तिब्बत के अंदर स्थित है सांगपो। और रांगो
जो है वो भी इसकी सहायक नदियां है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। कहां पर करती है? दिहांग नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है। अब देखिए दिबांग, दिबांग जो नदी है, दिबांग, दिबांग और लोहित नदी, दिबांग और लोहित लोहित जब नदी जहां पर मिलती है तो वहां पर इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में जब ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो किसके नाम से प्रवेश करती है? दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और जब दिबांग नदी और लोहित नदी जहां पर मिलती है, कौन कौन सी नदी? लोहित नदी और दिबांग नदी जहां पर मिलती है, उस स्थान पर ही ये क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। तो लोहित नदी और दिबांग नदी के मिलन स्थल पर ये क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, हिमालय को, ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय को दो भागों में काटती है। कहां पर? उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय को दो भागों में काटती है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय को किस स्थान पर दो भागों में काटती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये हिमालय को दो भागों में काटती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हिमालय को कितने भागों में काटती है? दो भागों में काटती है। और काटती कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिएगा, कुल जो लंबाई है इसकी और वो कितनी कितनी है वो देखिएगा, जानते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 360 किलोमीटर है। यानी बांग्लादेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है वो कितनी है? लगभग 350, यानी 360 किलोमीटर। अगर तिब्बत के अंदर पूछे तो सर्वाधिक जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो कहां पर बहती है? तिब्बत। तिब्बत के अंदर इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1624 किलोमीटर। तो सर्वाधिक जो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह है या प्रवाहित जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तिब्बत है, जहां पर प्रवाहित होती है 1624 किलोमीटर में। अब देखिएगा, भारत में अगर आपसे भारत में पूछे कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल क्षेत्रफल में प्रवाहित होती है तो वो है 916 किलोमीटर। कितना है? 916 किलोमीटर के अंदर ये भारत में प्रवाहित होती है। तो बांग्लादेश में 360 किलोमीटर में प्रवाहित होती है और तिब्बत में 1624 किलोमीटर में और भारत में 916 किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए, भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, सदिया सदिया सीमा पर असम से। ठीक है, जहां पर धुबरी मैदान का निर्माण करती है। किस मैदान का निर्माण करती है? धुबरी। किसका? धुबरी। धुबरी मैदान का ये क्या करती है? निर्माण करती है। कहां पर? सदिया के पास। सदिया असम की सीमा पर धुबरी मैदान का निर्माण करती है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित सदिया, असम में जो इसकी जो सीमा है, अरुणाचल और असम की जो सीमा है उस पर जो एक स्थान है सदिया, और इस सदिया के अंदर ये प्रवेश करती है भारत में। और इस सदिया के अंदर एक दुबरी दुबरी नाम का मैदान का निर्माण करती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए, असम में जो चौड़ाई है वो कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की असम में चौड़ाई है वो कितनी है? 10 किलोमीटर, जो सर्वाधिक है। कितनी है? जो सर्वाधिक है। यानी असम में जो चौड़ाई है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की, वो कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, असम में डिब्रूगढ़ व लखीमपुर, डिब्रूगढ़ व लखीमपुर के बीच दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो कहां कहां पर? डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच में दो भागों में ये विभक्त होती है। असम में ये मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। क्या करती है? असम के अंदर, असम में। अब सबसे पहली बात याद रखना कि मांजुली जो द्वीप है वो किस नदी के ऊपर है। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि मांजुली जो द्वीप है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब पूछे कि मांजुली जो द्वीप है उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर करती है? तो वो करती है असम के। कहां पर करती है? असम में करती है। ठीक है, अब देखिए आगे, असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम से ये कहां पर प्रवेश प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखिए, तिब्बत। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत जो है इसमें, तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग सांगपो
यारलुंग सांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहां पर? तिब्बत के अंदर। तो तिब्बत के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है। सियांग और दिहांग के नाम से जो जाना जाता है वो कहाँ जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। अब देखिए असम में, असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गंगा में मिलने के बाद, गंगा में मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। गंगा में मिलने के बाद इस जमुना का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और पद्मा में मिलने के बाद इसका नाम है वो क्या हो जाता है? बराक में मिलने के बाद, पद्मा नदी का बैराक नदी में मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना नदी। क्या हो जाता है? मेघना नदी। ओके, आगे देखिएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखिएगा। बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों को देखिएगा। तो बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों के अंदर देखिए कौन कौन सी है। एक तो है लोहित नदी, दूसरी है धनसिरी, तीसरी है कपिली, चौथी है दिबांग नदी, बराक नदी, सुरमा नदी, कोलंग नदी और दिहांग नदी और बूढ़ी नदी। ये क्या है? बाईं ओर से। ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं ओर से मिलने वाली ये प्रमुख नदियां हैं। लोहित, धनसिरी, कपिली, दिबांग, बराक, सुरमा, कोलंगा, दिहांग और बूढ़ी, ये प्रमुख नदियां हैं। ये बर्मा में ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं ओर से मिलती है। अब हमने इस ट्रिक के माध्यम से इन टोटल नदियों को आपको याद करवाने का प्रयास किया है। यहाँ पर तो देखिए, कपिल, लोहा, कोसू, बुरे दिन है तेरे, कि कपिल तेरे पास जो लोहा है वो मैं कोस लूंगा। क्यों कोसूंगा? क्योंकि तेरे दिन है वो पूरे आ चुके हैं, इसीलिए कपिल मैं तेरे से क्या कोस लूंगा? लोहा कोस लूंगा। तो देखिए, कपिल लोहा कोसू बुरे दिन है तेरे, कपिल लोहा कोसू बुरे दिन है तेरे। इससे हम याद करेंगे इन सभी नदियों को। क्या करेंगे? इन सभी नदियों को हम याद करेंगे इस ट्रिक से। तो कपिल से देखिएगा, कपिल से हमने याद क्या रखना है? कपिली नदी ध्यान में रखना है। कपिल से क्या ध्यान रखना है? कपिली नदी। लोहा से क्या ध्यान रखना है? लोहित नदी। लोहा से क्या ध्यान रखना है? लोहित नदी। कोसु, कोसु, इस को से क्या ध्यान रखना है? कोलंग नदी। और इस सु से क्या ध्यान रखना है? सुरमा नदी। क्या ध्यान रखना है? सुरमा नदी। इस बुरे से क्या रखना है? बुरे से रखना है बू से बूढ़ी नदी। और इस दिन में से इस दी से रखना है एक तो दिहांग नदी और दूसरा रखना है दिबांग नदी। एक तो दिहांग नदी, दूसरा दिबांग नदी ध्यान रखना है। तो कपिल लोहा कोसु बुरे दिन है तेरे, कपिल से हमने क्या रखना? कपिली नदी। जो इसमें है क्या? कपिली नदी वो है। देखिए, लोहा से लोहित नदी है क्या? लोहित नदी है। फिर देखिए, को से कोलंग, कोलांग नदी। फिर सु से सुरमा नदी, सुरमा नदी भी है। बू से बूढ़ी नदी, बूढ़ी नदी भी है। दिहांग नदी, दिहांग भी है। और दिबांग भी है। तो इस ट्रिक से हमने टोटल जो ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से गिरने वाली जो नदियां हैं उनको इस ट्रिक से हमने आपको याद करवाने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब देखिएगा, दाईं ओर से गिरने वाली प्रमुख नदियां क्या है? दाईं ओर से गिरने वाली प्रमुख नदियां, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से जो गिरती है उन नदियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन सी नदियां हैं। एक तो है सुबानसिरी। कौन सी है? सुबानसिरी। दूसरी है रंगा नदी। कौन सी है? रंगा नदी। जो तीसरी है संकोस नदी। कौन सी है? संकोस नदी। उसके बाद कौन सी है? तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। उसके बाद है मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। आगे है कामेंग नदी। उसके बाद कौन सी है? बेंका नदी। उसके बाद कौन सी है? आदि नदी। तो इस देखिएगा, अब ये टोटल जो नदियां हैं ये दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में गिरती है। इसको हमने इस ट्रिक से आपको याद कराने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो वो देखिए ट्रिक क्या है। एक बार आप ट्रिक याद कर लोगे तो टोटल आपको दाईं और बाईं ओर से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल अलेक्सा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं। देखिए, मानस काम के संकोच से सुबह बाकी 30 रंग लाया। मानस, मानस समझे ना? मानस मनुष्य, मानस मतलब मनुष्य, मानव। मानस काम के संकोच, संकोच मतलब शर्म, कि मानस काम के संकोच यानी शर्म से सुबह बाकी 30 रंग लाया। यानी मनुष्य को क्या था? काम का संकोच था, यानी काम का उसको शर्म थी, इसलिए सुबह होते ही वो बाकी के जो 30 रंग थे उसको ले आया। ठीक है। अब देखिए, मानस काम के संकोच से सुबह बाकी 30 रंग लाया। अब देखिए, मानस से हमने क्या ध्यान रखना है? मानस नदी ध्यान रखना है। मानस से क्या ध्यान रखना है? मानस नदी ध्यान रखना है।
काम से देखिए क्या रखना है, कामेंग नदी ध्यान रखना है, काम से क्या रखना है, कामेंग नदी ध्यान रखना है। संकोच से क्या रखना है, संकोच नदी ध्यान रखना है, क्या रखना है, संकोच नदी ध्यान रखना है। अगर सुबह से देखिएगा तो सुबानसी सुबानश्री नदी ध्यान रखना है, सुबह से क्या रखना है, सुबानश्री नदी ध्यान रखना है, सुबह से क्या ध्यान रखना है, सुबानश्री नदी ध्यान रखना है। अब देखिए बा की बाकी से क्या रखना है, बेकी नदी, बाकी से क्या ध्यान रखना है, बेंकी नदी। और इस 30 से क्या ध्यान रखना है, इस 30 से हमें ध्यान रखना है क्या नदी, कौन सी नदी, 30 से हमें क्या रखना है, तीस्ता नदी, क्या रखना है, तीस्ता नदी ध्यान रखना है, 30 से तीस्ता नदी। और रंग से क्या रखना है, रंगा नदी, ठीक है। और इस रंग से एक और क्या रखना है, रेंडक नदी। तो ये प्रमुख नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी में दाई ओर से गिरती है। तो एक बार फिर से देखिएगा कि मानस से आपको क्या ध्यान रखना है, मानस नदी, मानस से क्या ध्यान रखना है, मानस नदी। इस काम से क्या ध्यान रखना है, कामेंग नदी ध्यान रखना है। और इस संकोच से क्या ध्यान रखना है, संकोच नदी ध्यान रखना है। और सुबह से क्या ध्यान रखना है, सुबानश्री नदी ध्यान रखना है। और इस बांकी से क्या रखना है, बेंकी नदी ध्यान रखना है। और इस 30 से क्या रखना है, तीस्ता नदी ध्यान रखना है। और इस रंग से दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो रंगा नदी, दूसरी रेंडक नदी। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जो दाई और बाई तरफ से गिरती है, किसके अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आपको इनको याद करने में बहुत ज्यादा सहूलियत महसूस होगी। एक बार आप अच्छी प्रकार से ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, फिर आप दाएं और बाएं का जो डिफरेंस आपको याद नहीं रहता है वो याद अच्छी प्रकार से रहने लगेगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपको इस क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अरीसा सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।